हेलो एंड वेलकम टू नीट क्रैश कोर्स विद एनसीईआरटी हाईलाइट। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है बायोटेक, आज उसका फाइनल शॉट है और बहुत ही इजी टॉपिक रह गया है, बट अगेन इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं तो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर आपको याद रखनी है कि लास्ट क्लास में हमने प्लाज्मिड के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। अलग अलग टाइप के प्लाज्मिड्स हमने पढ़े थे। तो उसके साथ हमने एक बात सीखी थी कि यार हर ऑर्गेनिज्म में एक ही चीज़ नहीं चल सकती। अगर मुझे सपोज करो कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरी बॉडी में डालना है, तो ये नहीं कि तुम उसको प्लाज्मिड में फंसाओ और मेरे अंदर डाल दो, क्योंकि मेरी बॉडी की सेल्स प्लाज्मिड को लेके कंपैटिबल नहीं है। तो कहने का मतलब ये निकला कि हर ऑर्गेनिज्म में आपको वेक्टर अलग लेना पड़ेगा। तो आओ जरा जानते हैं कि अगर सपोज करो मुझे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी प्लांट सेल के अंदर या एनिमल सेल के अंदर डालना हो तो हम कैसे डालेंगे। चलो आओ, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक यही है, आ जाओ देखो। वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल। देखो भाई, प्लांट का समझते हैं पहले। प्लांट में भी पर्टिकुलरली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म की। सबसे डेवलप्ड यार अपने पास एंजियोस्पर्म ही है। और एंजियोस्पर्म में भी पर्टिकुलरली हम किसकी बात कर रहे हैं, दो होते हैं, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। हम यहाँ पे पर्टिकुलरली किसकी बात कर रहे हैं, डाइकॉट प्लांट की। तो यहाँ पे जो तुम वेक्टर यूज करने वाले हो वो कौन से के लिए यूज करने वाले हैं अपन, डाइकॉट प्लांट के लिए। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। अब ध्यान से सुनो यहाँ पर हो क्या रहा है। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस। क्या नाम है इस बैक्टीरिया का, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस। ठीक, बैक्टीरिया का नाम अपन को याद होना चाहिए। अब इस बैक्टीरिया भाई साहब के पास एक प्लाज्मिड है, ठीक है। इस प्लाज्मिड में, पहले कहानी सुनो, इस प्लाज्मिड में एक बहुत ही गंदा टाइप का जीन है। प्लाज्मिड के अंदर एक गंदा टाइप का जीन है जो कि ट्यूमर कॉज कर सकता है। ट्यूमर समझते हो क्या होता है, बेसिकली सेल जब रैपिडली अंधाधुंध तरीके से डिवाइड करने लग जाए ना, उसी कंडीशन में अपन उसको क्या बोल देते हैं, ट्यूमर फॉर्म होना। ठीक, अब क्या हो रहा है, ये बैक्टीरिया नॉर्मल टाइम पे क्या करता है, देखो ये नॉर्मल ये बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के पास ये क्या है, दिख रहा है तुम्हें, दिस बैक्टीरिया इज हैविंग दिस प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड में एक गंदा वाला जीन है जिसको अपन ने पर्पल से मार्क कर रखा है, और ये जो जीन है ये ट्यूमर कॉज करता है। क्योंकि ये ट्यूमर कॉज करता है इसलिए अपन इसको बोल देते हैं टीआई जीन। टीआई जीन का फुल फॉर्म होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, जो जीन ट्यूमर इंड्यूस कर सकता है। ठीक, अब जैसे इसको कोई डाइकॉट प्लांट मिलता है ना, ये भागा भागा दावा बोल देता है उस प्लांट पे। ठीक है, प्लांट के अंदर घुसता है और अपना प्लाज्मिड फेंक देता है। ठीक है, अब प्लाज्मिड कितना शाना है, सुनो। प्लाज्मिड जाएगा किसके पास, सेल के अंदर। सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल। ये प्लाज्मिड भाई साहब, ये गंदा वाला जीन टीआई जीन यहां से कट कर कर किसके सिर पे चिपका देंगे, प्लांट के मेन डीएनए पे। समझो तुमने क्या हुआ है, वापस सुनो। तुम बैक्टीरिया हो, इमेजिन करो तुम ही हो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस। तुम इतने चोटे हो कि तुम क्या करोगे, अपना गंदा वाला जीन जाके प्लांट में ठूंस दोगे। कैसे करोगे, आपके पास एक प्लाज्मिड है जिसके अंदर वो गंदा वाला जीन है जिसको आपने क्या नाम दिया, टीआई जीन। आप गए, आपने प्लांट की किसी सेल को पकड़ा, सेल के अंदर आप घुसे, सेल के रास्ते न्यूक्लियस होते होते आप कहाँ पहुंच गए, मेन जेनेटिक मटेरियल पे। अब आप उस प्लाज्मिड में से वो गंदा टीआई जीन यहाँ से हटाओगे और किस पे चिपका दोगे, प्लांट पे। तो बेटा अब वो जीन किसका पार्ट बन गया, प्लांट का। प्लांट बेवकूफ बेचारा क्या समझेगा कि ये जीन तो अपना है, अपना समझ के वो उसकी क्या करवाने लग जाएगा, एक्सप्रेशन। जब भी कोई जीन, अगर सपोज करो जीन की बात करूं मैं, तो जीन बेसिकली क्या है, पार्ट ऑफ डीएनए। पार्ट ऑफ डीएनए क्या फॉर्म करता है, आरएनए। तुम्हें पता है सेंट्रल डोग्मा यही कहता है, डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, और आरएनए से फर्दर ट्रांसलेशन के थ्रू आप प्रोटीन बनाते हो। तो इन शॉर्ट इस स्टेप को हम सिंपली बोल देते हैं एक्सप्रेशन। समझ रहे हो, ये लाइन हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है कि भाई अगर सपोज करो आपने कोई अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाया, तो जो प्रोटीन बन रहा है उसको हम एक्सप्रेशन प्रोटीन बोलते हैं। ठीक, अब क्या होगा, बेचारा प्लांट बनाया जाएगा और उसके अंदर अंधाधुंध सेल डिवाइड होती जाएंगी। जब उसके अंदर अंधाधुंध सेल डिवाइड होने लग जाएंगी, हर एक सेल बेटा एक ऐसा कंपोनेंट या ऐसा केमिकल बनाने लग जाएगा जो किसके लिए जरूरी है, इस बैक्टीरिया के लिए। तो सोचो, जीन किसका, बैक्टीरिया का। डाल किस में दिया, प्लांट में। फायदा किसको होगा, बैक्टीरिया को।
और मेहनत किसकी लगेगी? प्लांट की। ऐसा टाइप का शाना है ये बैक्टीरिया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस। तो इसके पूरे डीएनए को तो आप बोल देते हो टीडीएनए, और इसके पर्टिकुलरली इस गंदे वाले जीन को हम बोल देते हैं टीआई जीन। तो यही सारा का सारा अपन ने यहाँ पे लिख रखा है, आप पढ़ सकते हो इसको। नेक्स्ट अब आओ, इंसान इस बैक्टीरिया से भी ज़्यादा शाना है। तुम समझो ना यार, अपन के सामने इस बैक्टीरिया की क्या मतलब मजाल। तो हमने और भी ज़्यादा शानापंती की। हमने सोचा क्यों ना यार एक काम करते हैं, इस बैक्टीरिया को इतना मस्त तरीके से काम करना आता है। तो सबसे पहले तो इंसान ने इसका नाम रखा है एक शानदार, इसको हम बोलते हैं नेचुरल जेनेटिक इंजन ऑफ प्लांट। सोचो यार, तुम इतनी नौटंकी करते हो, तुम जीन ऑफ इंटरेस्ट ढूंढते हो, तुम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटते हो, फिर इधर चिपकाते हो, बहुत नौटंकी कर रखी है तुमने। ये बैक्टीरिया ऐसा खुद ही कर लेता है, तो इसका नाम क्या रख दिया? नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट। ये भी एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। अब तुमने क्या किया? तुम और भी ज़्यादा शान है। इंसान ने सोचा, दिमाग लगाओ यार, ये बंदा अगर एक पर्टिकुलर टीआई जीन यहाँ से कट करके यहाँ चिपकाना जानता है, तो अगर मैं उस टीआई जीन में अपना जीन फंसा दूं, तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि अब ये प्लाज्मिड लेके वही जाएगा, काम वही करेगा, पर जीन किसका रहेगा? मेरा। अब अपन ने क्या किया, सुनो। ये वही बैक्टीरिया है जिस बेचारे का नाम क्या है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस। पहले भाई का टशन कुछ और हुआ करता था, अब अपन ने इसकी बेचारे की बैंड बजा दी। ये इसका क्या है? प्लाज्मिड। पहले इस प्लाज्मिड में एक जीन हुआ करता था जिसको तुमने क्या नाम दिया था? टीआई जीन। अपन ने क्या किया? ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन ही हटा दिया। हमने इस ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन की जगह अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया। समझ रहे हो? तुमने क्या किया? उस ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन को हटा के अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया। अब तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट चला गया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक भी बैक्टीरिया ने झेल लिया। पर यार एक फितरत नहीं बदलती किसी की, समझ रहे हो? इस बैक्टीरिया की आदत तो नहीं बदलने वाली। अब तुमने क्या किया? इस बैक्टीरिया को अगेन सेम डाइकॉट प्लांट के पास छोड़ दिया। जब ये डाइकॉट प्लांट के पास गया, इसने सोचा यार जीन ऑफ इंटरेस्ट तो अब इस इंसान का है, पर कोई बात नहीं, मजे तो मैं वैसे ही कर लेता हूँ। तो अब ये उसकी सेल में एज इट इज सेम काम करेगा। ये रही सेल और ये रहा प्लांट का डीएनए। ये भाई क्या करेगा? एज इट इज सेम बिल्कुल सेम तरीके से अंदर जाएगा। अंदर जाके अब बेचारा तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से काटेगा और यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा देगा। जब तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लगेगा तो अब प्लांट की सेल काम किसका करेगी? तुम्हारा। अब तुम पिक्चर समझो, काम किसने किया? बैक्टीरिया ने। पूरी की पूरी फाइनल मेहनत किसकी लगी? प्लांट की। जीन ऑफ इंटरेस्ट किसका है? तुम्हारा। फायदा किसका होगा? तुम्हारा। कहते हैं ना इंसान शाना है, तो इस तरीके से हम प्लांट सेल को यूटिलाइज करते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। चलो अब सपोज करो ऐसा सेम काम मुझे किसी एनिमल सेल के अंदर करना हो, तो फिर मैं कैसे करूंगी? एनिमल सेल का भी बहुत सिंपल सा फंडा है, सुनो। एनिमल सेल को बर्बाद करने के लिए एक वायरस होता है जिसको हम बोलते हैं रेट्रो वायरस। रेट्रो वर्ड का मतलब होता है बैक, पीछे जाना। ठीक, देखो जनरली सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है? डीएनए से सबसे पहले आपका बनता है आरएनए, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। और आरएनए से, जैसा कि मैंने अभी बताया, ट्रांसलेशन के थ्रू क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ठीक, अब क्या होता है? इस भाई के पास डीएनए नहीं होता, भाई का जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए। ठीक, तो यार कहता है यार ये इंसान के पास तो डीएनए, मेरे पास आरएनए। कोई बात नहीं, दिमाग। अपन क्या करेंगे? सुनो, अपन इस आरएनए से डीएनए बनाएंगे। सुन रहे हो कितनी मेहनत कर रहा है बेचारा, कितना दिमाग लगा रहा है तुम्हारी बॉडी के अंदर। ये आएगा तुम्हारी बॉडी पे हमला करेगा, तुम्हारी बॉडी के अंदर ये अपना आरएनए डालेगा। फिर ये देखेगा अरे शिट, तुम्हारे पास तो डीएनए, इसके पास तो आरएनए। तो भाई पहले अपने आरएनए से डीएनए बनाएगा, क्योंकि बेटा ये उल्टा पीछे की तरफ स्टेप जा रहा है। ये स्टेप पीछे की तरफ जा रहा है। डीएनए से आरएनए बनता है, पर अभी तुम आरएनए से डीएनए बना रहे हो, तो इसमें आप क्योंकि पीछे जा रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। अगर आप यहां से यहां जा रहे हो तो दिस प्रोसेस विल बी ट्रांसक्रिप्शन, पर अगर आप आरएनए से डीएनए बनाओगे तो दिस स्टेप विल बी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इतनी बात समझ गए? अब ये भाई डीएनए बनाएगा। इस डीएनए के अंदर एक गंदा वाला जीन है, समझ रहे हो? वो हार्मफुल जीन है। ठीक, अब ये भाई ये हार्मफुल जीन यहाँ से कट करेगा और जाके तुम्हारे मेन डीएनए में चिपका देगा। सोचो भाई ने कितनी शानापंती की। तुम्हारी बॉडी में आरएनए डाला, आरएनए से डीएनए बनाया, डीएनए के अंदर एक हार्मफुल जीन है, जाके यहाँ से कट करके चिपका दिया तुम्हारे मेन डीएनए में। अब सोचो क्या होगा? तुम्हारा मेन डीएनए सोचेगा ये तो अपना ही माल लग रहा है, अपन चलो इसको एक्सप्रेस कर देते हैं। और भाई जिस मिनट तुम्हारी बॉडी ऐसी गलती करेगी ना, ये हार्मफुल जीन
आपके अंदर भयंकर तबाहियां मचा देगा। ऐसा एक कॉन्सेप्ट, एक एग्जाम्पल याद करो और याद करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालना कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है, कौन सा ऐसा रेट्रोवायरस है जो आपको बहुत खतरनाक बीमारी पहुंचाता है। चलो सोच के बताना। चलो अब आते हैं इंसान पे। इंसान ने कहा अच्छा बेटा तू हमें बर्बाद करेगा, अब हम तेरी बैंड बजाएं। अब हमने क्या किया, ये जो हार्मफुल जीन था ना भाई का, भाई क्या कर रहा था, ये रहा इसका आरएनए से भाई रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या बना रहा था, डीएनए बनाने के बाद इसके पास क्या था, एक गंदा वाला हार्मफुल जीन को हटा के वो तुम्हारे कहाँ पे चिपका रहा था, ये तुम्हारा मेन डीएनए है, ये आपका मेन डीएनए, और इस मेन डीएनए में इसने हार्मफुल जीन चिपका दिया। तुमने क्या किया, इस हार्मफुल जीन को ही हटा दिया। आपने और ही खतरनाक काम किया, आपने इस हार्मफुल जीन को ही हटा दिया। हार्मफुल जीन हटा के अपन ने बेटा एज यूजुअली क्या लगा दिया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब सोचो क्या होगा, वापस से वही पिक्चर। रेट्रोवायरस अपनी आदत से मजबूर जाएगा, किसी इंसान की सेल के सिर के ऊपर बैठ जाएगा, आरएनए अंदर डालेगा, आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके डीएनए बनाएगा। डीएनए में इस बार तुमने हार्मफुल जीन की जगह अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया। तो बेटा तुमने उसको बेचारे को ना वेला नल्ला कर दिया। तुमने क्या किया यार, उसका मेन जीन हटा के, उसका गंदा वाला जीन बना के जो कि उसको मजबूती दे रहा था, वो हटा के तुमने तुम्हारा लगा दिया। इसको हम बोलते हैं डिसआर्म करना। सोच लो, तुमने बेचारे के हथियार छीन लिए। इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, डिसआर्म करना। ठीक, अब तुमने जब अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया तो ये कहता है यार छोड़ो यार, मैं कर तो वही देता हूँ जो मैं करता हूँ। ये बंदा एज यूजुअल गया, इसने अब तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से हटा के अब मेन डीएनए में लगा दिया। समझ रहे हो? तो इस बार करा उसने वही, फितरत उसकी वही है, पर जीन ऑफ इंटरेस्ट किसका जा रहा है, अपना। तो इसे कहते हैं इंसान का दिमाग। आ जाओ एनसीईआरटी के पैराग्राफ से फटाफट देख लेते हैं। एनसीईआरटी इसमें आपको पैराग्राफ में बोल रही है किस तरीके से प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर हो रहा है। देखो जल्दी से। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिसेंस एक पैथोजन है, अफेक्ट करता है कई डाइकॉट प्लांट्स को। क्या करता है, इसका एक डीएनए जिसको तुमने क्या बोला, टी डीएनए, टी का मतलब यहाँ पे ट्यूमर। नेक्स्ट, और ये एक नॉर्मल प्लांट सेल को ट्यूमर कॉज कर देता है, वही अंधाधुंध डिवाइड माइटोसिस होता है इसके अंदर। ठीक, ट्यूमर सेल क्या करेगी, कुछ केमिकल प्रोड्यूस करेगी जो कि इस पैथोजन के लिए फायदेमंद है। तुमने अपना दिमाग लगाया, तुमने क्या किया बेटा, ध्यान से देखो। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जो है उसको तुमने मॉडिफाई कर दिया, बोले तो तुम्हारे क्लोनिंग वेक्टर के लिए यूज कर लिया। अब तुमने क्या किया, अब ये पैथोजेनिक नहीं रहेगा प्लांट में। क्यों? क्योंकि तुमने क्या किया, तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ठूंस दिया। आपने अब अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाकर सेम काम इससे करा दिया। ठीक, आगे देखो। दूसरा, अगर आप किसी एनिमल सेल को लो तो देखो, रेट्रोवायरस इन एनिमल्स क्या करता है, नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल बना देता है। तुमने क्या किया, तुमने फिर से देखो अगेन अपने दिमाग लगाया, तुमने इसको बेचारे को डिसआर्म कर दिया, बोले तो इसका गंदा हार्मफुल जीन हटा दिया। अब ये क्या डिलीवर करेगा, आपका डिजायर्ड जीन। और एक बार ये डीएनए फ्रेगमेंट उधर जाके चिपक गया, सूटेबल वेक्टर में लगा दो, उसके बाद ट्रांसफर कर दो। वही सेम बात। देखो लास्ट लाइन यही करिए, वंस अ जीन और अ डीएनए फ्रेगमेंट हैज बीन लाइगेटेड इनटू सूटेबल वेक्टर, एक बार सूटेबल वेक्टर में लगा दिया, इट इज ट्रांसफर्ड इनटू द बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल होस्ट, जिसमें भी करना है ट्रांसफर कर सकते हो। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। आ जाओ, बहुत ईजी टॉपिक था। अब नेक्स्ट बात आप ध्यान से देखना, अभी तक की पूरी साइकिल में तुम वेक्टर यूज कर रहे हो, पर यार कभी वेक्टर नहीं हो तो जरूरी थोड़ी सब जगह हम वेक्टर ही वेक्टर यूज करें। कभी हमें वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर करना हो तो हमारे पास दो ऑप्शन है। याद करो शुरुआत में मैंने बताया था, एक आप वेक्टर के थ्रू भेज सकते हो और एक वेक्टरलेस भी भेज सकते हैं। तो अब हम देखते हैं वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर। इतना मजेदार है ये, सीरियसली। इसके अंदर अपन ना सेल की बैंड बजाते हैं। सीरियसली बोला जाए तो सेल की बैंड बजाई जाती है एक डीएनए डालने के लिए। आओ चलो देखते हैं कौन कौन से मेथड है इसमें। नाउ सी, सबसे पहला मेथड है इलेक्ट्रोपोरेशन। ठीक, अब इलेक्ट्रोपोरेशन को समझने से पहले एक छोटी सी बात समझो। तुम डीएनए के बारे में अभी तक बहुत कुछ पढ़ चुके हो। पहली चीज अभी आपने उस दिन ही पढ़ी थी, डीएनए एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, डीएनए जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है। ये दो बातें तुमने डीएनए के बारे में याद की थी। तीसरी बात एक और याद रखो, आपको याद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनती है। तो अगर मैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़ा सा जूम कर दूं तो बेटा ये ऐसी होगी। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का मतलब यही होता है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर तुम्हें अच्छे से याद है, ये वाला जो पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड एज हेड एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज टेल।
और तुम्हें पता है यार ये बहुत बदतमीजी है, पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड सोल्यूबल चीज़ों को ही आने देती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना बहुत भेदभावी हो जाती है कि भाई आराम से तो मैं सिर्फ लिपिड सोल्यूबल माल को ही लूँगी। अब बेचारे डीएनए की दिक्कत समझो तुम। डीएनए के साथ दिक्कत ये है कि ये लिपिड सोल्यूबल नहीं है बंदा, इट इज़ हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, ये वाटर लविंग है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास ये जा रहा है। प्लाज्मा मेम कह रही है ठहरो, मैम बोलिए, आई एम सॉरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कह रही है, ठहरो, रुक जा भाई, तू नहीं जा सकता मेरे अंदर। तू क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि तू कौन से नेचर का है, वाटर लविंग। मैं कौन से नेचर की हूँ, लिपिड लविंग। तो मेरे को तो तू कतई पसंद नहीं है, हाइड्रोफिलिक चीजें कतई पसंद नहीं है, तो मैंने रोक दिया, मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन हूँ। अब यार अपन को तो कैसे भी करके डीएनए अंदर ठूंसना है, हमारे पास इस बार वेक्टर का ऑप्शन ही नहीं है। अब तुम इमेजिन करो जैसे किसी इंसान को करंट लगता है, जैसे इस फोटो में देख पा रहे हो तुम, करंट लग रहा है। इमेजिन करो यार तुम खड़े हो और तुम्हारी उंगली में प्लग में घुसा दूं तो एकदम से ऐ करके तुम क्या हो जाओगे, बिल्कुल ही तुम्हारे तो तोते उड़ जाएंगे ना। सिमिलरली अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नौटंकी कर रही थी ना, तो अपन ने बोला अच्छा बेटा हमसे नौटंकी, अब हम तेरे को ऐसा शॉक देंगे कि तू ऑटोमेटिकली मुंह खोलेगी और हम डीएनए डाल देंगे। ऐसा ही करने वाले अपन। तो इलेक्ट्रोपोरेशन, देखो इलेक्ट्रो वर्ड में नाम आ रहा है, इलेक्ट्रिकल करंट है ना। तो तुम ऐसे इमेजिन करो, सेल है, सेल नौटंकी कर रही है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डीएनए को घुसने नहीं दे रही, तुमने उसको शॉक दिया। जैसे ही शॉक दिया उसकी तो मतलब तोते उड़ गए और वो यूं हुई। जैसे ही हुई तो उसका ये वाले जो पोर्स हैं, ये पोर्स क्रिएट हुए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स क्रिएट हुए। जैसे इमेजिन करो ये बंद है और तुमने करंट लगाया, ऐसे हुआ। तो जैसे ये पोर क्रिएट हुआ ना, डीएनए को फट अंदर घुसा दिया। बस इसी मेथड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। इसके थ्रू आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इजीली अंदर डाल सकते हो। चलो नेक्स्ट चीज अब आप इसमें देखो, कॉम्पिटेंट होस्ट मेथड। ये भी बहुत ईजी मेथड है, सुनो। ये थोड़ा स्टेप में आराम से, कोई दिक्कत नहीं। पहले स्टेप में क्या करते हो, तुम सेल को पटकते हो एक ऐसे कल्चर मीडियम में जिसके अंदर तुम क्या कर देते हो, कैल्शियम ऐड कर देते हो। आप कोई भी डाइवेलेंट आयन यूज कर सकते हो, बट हम कॉमनली जो डाइवेलेंट आयन यूज करते हैं वो है कैल्शियम। मतलब मैं इसको ऐसे इमेजिन करती हूँ, जैसे तुमने ना सेल है, सेल बड़ी नाटक कर रही है, मैं नहीं लूंगी डीएनए को, तुमने क्या किया, उसको मीडियम में डाल दिया कैल्शियम। कैल्शियम ना भांग की तरह एक्ट करती है। तुम्हें याद है भांग लेकर लोग कैसे हो जाते हैं, मतलब पागल से हो जाते हैं। सिमिलरली कैल्शियम भांग की तरह एक्ट करेगी, तो क्या होगा, सेल ना डीएनए को कहेगी आजा आजा मेरे पास आजा। ठीक, पहला चीज तुमने क्या किया, तुमने डाइवेलेंट आयन ऐड किया। किसके अंदर ऐड किया, मीडियम के अंदर ऐड किया। ये डाइवेलेंट आयन कॉमनली कौन सा होता है, कैल्शियम। ये किसकी तरह एक्ट करता है, जैसे भांग एक्ट करती है। भांग लेकर तुम पागल हो जाते हो, वैसे सिमिलरली सेल कहती है आजा आजा डीएनए मेरे पास आजा। अभी तक तो उसको डीएनए पसंद नहीं था, अब वो डीएनए को पास बुला लेगी। ठीक, अब बेटा तुम्हें याद है जैसे अपन कोई चीज फ्रिज में रख देते हैं, है ना, वो चीज मस्त चिपक जाती है। अब तुमने सोचा कि यार भांग का नशा तो इस सेल को उतर सकता है, फटाक से इसको बर्फ पे रख दो। बर्फ पे रखते वो डीएनए पे चिपक जाता है। समझ रहे हो, पहले तो तुमने उसको पागल किया कैल्शियम देकर, उसको बेवकूफ बनाया, डीएनए उसके आगे सिर पे चिपक गया। अब जैसे उस पर चिपका, तुम चाहते नहीं हो ये हटे, तुमने इमीडिएटली इसको बर्फ में रख दिया, बर्फ के कारण ये इस पर बिल्कुल मस्त चिपक गया। ठीक, तीसरी स्टेप में अब तुम इसके साथ फिट टॉर्चर करने वाले हो। तुम इसको क्या करोगे, ये ऐसे इमेजिन करो यहाँ पर ना जीन ऑफ इंटरेस्ट चिपक गया। ठीक, अब तुमने कहा यार मुंह नहीं खोल रहा, चिपका तो दिया अपन ने माल, पर अभी तक इसने मुंह नहीं खोला। तो अब तुम वापस से क्या करोगे, 440 वोल्ट के झटके, मतलब झटका कितने का है वो तो नहीं बता रही मैं, बस मैं मजाक में बोल रहा हूँ कि आपने इसको शॉक दिया। शॉक देते वापस से यूं हुआ, यूं होते जीन ऑफ इंटरेस्ट अंदर घुस गया। जीन ऑफ इंटरेस्ट अंदर घुसते ही तुमने सोचा अरे कहीं गलती से उल्टी ना कर दे, इसको फिर से बर्फ में रख दो। कितना आसान है, दोबारा कल्चर मीडियम में कैल्शियम डालो, उसको पागल बनाओ और वो खुद के ऊपर डीएनए चिपका देगा। उसको बर्फ में रख दो ताकि गलती से भी ये डीएनए इसके सिर से हटे नहीं। अब क्या करो, तीसरे में उसको झटके दो। झटके दोगे तो ट्रांजिएंट पोर बनेंगे, डीएनए अंदर घुस जाएगा। कहीं गलती से डीएनए बाहर ना निकल जाए, फटाक से उसको बर्फ में रख दो। बस इसी मेथड को हम कॉम्पिटेंट होस्ट मेथड कहते हैं। इजी पीजी। चलो नेक्स्ट आते हैं माइक्रो इंजेक्शन। यार ये नाम से पता चल रहा है, इसको तो हमको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। माइक्रो मतलब कितने छोटे लेवल पे बात चल रही है, इंजेक्शन का मतलब इंजेक्शन लगा दो। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक इंजेक्शन में ले रहे हो और डायरेक्ट तुम कह रहे हो यार ये सेल बड़े नखरे दिखा रही है। डायरेक्ट क्या करो, ये रहा आपका न्यूक्लियस, ये रहा आपका मेन डीएनए,
ये लो भाई इंजेक्शन लगाओ, और इंजेक्शन लगा के डायरेक्ट ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये डायरेक्टली आप किसके अंदर डाल दो, न्यूक्लियस के अंदर। समझ गए? तो डायरेक्ट मेथड है, कोई दिक्कत ही नहीं। आ जाओ लास्ट मेथड आते हैं हम, बायोलिस्टिक जीन गन मेथड, या इसको हम जनरली बायोलिस्टिक मेथड या फिर जीन गन मेथड बोलते हैं। अब तुम क्या करोगे, अब तुम सेल के साथ और टॉर्चर करोगे। पहली बात आपको याद रखनी है, बायोलिस्टिक जीन गन मेथड इज अ सूटेबल मेथड फॉर प्लांट सेल। इमेजिन करो यार, तुम इंसानों को गोली मारो, जानवरों को गोली मारो, मर जाएंगे ना। किसी प्लांट के सामने जाकर उसको गोली मार दो, एकदम वो ऐसे फिल्मी ड्रामा करके मरेगा नहीं, है ना? ऐसे इमेजिन कर लो। तो आप गोली इजीली प्लांट पे चला सकते हो, तो आप प्लांट पे चला दो। अब क्या कर रहे हो तुम, इमेजिन करो एक बुलेट ली अपन ने, ठीक। हालांकि जो माइक्रो लेवल पे बुलेट होती हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं, पर ठीक है यार, क्या जा रहा है, तुम समझ रहे हो ना। अभी के लिए तुम ऐसे गन ले लो, गन के अंदर अपन बुलेट डालते हैं। यहाँ पे आप जो बुलेट लेने वाले हो वो या तो टंगस्टन की बनी होनी चाहिए या गोल्ड की बनी होनी चाहिए। क्या हो रहा है, तुमने गन ली, गन के अंदर तुम बुलेट डालोगे, बुलेट फिक्स है, या तो टंगस्टन की होनी चाहिए या फिर गोल्ड की होनी चाहिए। अब क्या करो, ये जो बुलेट है ना, जैसे तुमने ये बुलेट ली, इस बुलेट के चारों ओर आप अपना डीएनए जो कि तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको लपेट दो, और अब ऐसे सेल के सामने खड़े हो जाओ। ले बेटा तू सीधी खड़ी रहे इस बार, ठीक। और तुम डिशियाँ लोड करके अपनी गन चला दो। गन चलाओगे तो बेटा बुलेट जाएगी सेल के अंदर, बुलेट जाएगी तो बुलेट के साथ तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जाएगा, और फाइनली आप ऐसा करके सेल के न्यूक्लियस में डायरेक्टली अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट घुसा दोगे। समझ? पर यार इमेजिन करो एक सिचुएशन, तुमने गन चलाई और गन आर पार ही हो गई, ठीक। या तुमने गन चलाई, गन लो जी सेल के तक पहुंची ही नहीं। तो ये जो बायोलिस्टिक जीन गन मेथड है ना, ये समझ रहे हो, ये बहुत ही मतलब मज़ेदार मेथड है। और आप गन इसी हिसाब से चलाओ यहाँ पर कि वो डायरेक्टली किस में जाए, न्यूक्लियस में, वरना कोई फ़ायदा ही नहीं है यार। आर पार होके निकल लिया, आसपास आ गया, इधर हो गया उधर हो गया, शॉट मिस हो गया, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो क्या तुम समझ पा रहे हो, ये चारों ही मेथड जो आपने अभी पढ़े ये हिट एंड ट्रायल मेथड थे। इनफैक्ट वेक्टर वाला मेथड भी तो हिट एंड ट्रायल मेथड ही था। तो जितनी पिक्चर बेटा आसान दिख रही है ना, प्रैक्टिकली पिक्चर इतनी आसान है ही नहीं, ये बहुत ही टफ मेथड होता है। बट अगेन अपन ने तो पढ़ लिया ना, अब जब तुम बायोटेक लैब जाओगे तब करते रहना। चल नेक्स्ट आ जाओ, एक और छोटी सी टेक्निक होती है पीसीआर टेक्निक, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक। इस टेक्निक को मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी एक छोटी सी वीडियो बना रखी है, बहुत ही बढ़िया एनिमेशन के साथ है, तो उसका लिंक मैं यहाँ पे बॉक्स में डाल दूंगी, उससे आप वहाँ पे चेक कर लेना। अब आ जाते हैं अपन लास्ट टॉपिक पे, बायो रिएक्टर। भाई देखो सीधी सी बात है, शुरुआत से मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, लोगों में डायबिटीज़ बढ़ रही है, ठीक है। अब चलो अपन ने कैसे तैसे कर कर अपना ऐसा तरीका ढूंढ लिया जिससे हम बैक्टीरिया के अंदर आप क्या बना पा रहे हो, इंसुलिन। अब बेटा सपोज करो, आप इमेजिन करो कि ये सारा काम अपन को करना है। अपन बार बार क्या कर रहे हैं, जब जब किसी को इंसुलिन चाहिए तुम लैब में गए, तुमने ड्रामेबाजी की और इंसुलिन निकाल के दिया। क्या ये फिजिएबल हो पाएगा? क्या हम ये करोड़ों की जनता को ऐसे बार बार लैब में जरा जरा से चुना चुना काम करके प्रोवाइड कर पाएंगे इंसुलिन? नहीं। तो अब मुझे क्या चाहिए, नाउ आई नीड टू प्रोड्यूस दिस थिंग ऑन लार्ज स्केल। यही तो पढ़ा था तुमने, पूरा का पूरा स्टार्टिंग का 1-2 पॉइंट्स थे कि बायोटेक में होता क्या है। पहले तो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है भाई, तुम सबसे पहले तो जो भी ड्रामा करना है वो लैब में कर लो। उसके बाद अब जब फाइनली तुम सक्सेसफुल हो चुके हो और तुम चाहते हो कि ये लार्ज वे में प्रोड्यूस हो, तो नाउ यू नीड प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज, और प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल पे वो चीज़ करेंगी। तो अपन प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में क्या यूज़ करते हैं, बायो रिएक्टर्स। देखो नाम से पता चल रहा है, अगर हम बायो रिएक्टर्स को देखें, बायो का मतलब वही जो आप ये लिविंग काम कर रहे हो, बायो रिएक्टर्स का मतलब है जो भी तुम ये ड्रामेबाजी करवा रहे हो ना, इसको तुम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन के लिए यूज़ करोगे, ठीक। अब नेक्स्ट चीज़ आओ, इनकी कैपेसिटी कहाँ से कहाँ तक होती है। देखो यार प्रैक्टिकली देखा जाए ना तो इससे बड़े बड़े बायो रिएक्टर्स भी होते हैं। 100 से 1000 लीटर कैपेसिटी तो हमारी एनसीईआरटी बोल रही है, पर इससे ज़्यादा कैपेसिटी के भी तुमको मिल सकते हैं। पर ठीक है यार, एनसीईआरटी कह रही तो तुम तो यही मानो। क्या कर रहे हो तुम, लार्ज वॉल्यूम बना रहे हो। किसका बना रहे हो, जो कि तुम अभी जो ड्रामेबाजी लैब में कर आए हो, वो सेम चीज़ अब तुम लार्ज स्केल पे बनाना चाह रहे हो, ठीक है। अब बायो रिएक्टर होता क्या है, सुनो। जो भी चीज़ आपके बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए चाहिए, क्या चाहिए, सपोज करो मैं एक बैक्टीरिया हूँ तो मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रॉपर खाना दो, ठीक है, मुझे प्रॉपर टेम्परेचर दो, मुझे प्रॉपर पीएच दो, और उसके साथ साथ मुझे जरूरी अब यार मैं तुम्हारी लाड़ का बैक्टीरिया हूँ ना, तो बेटा लाड़ के बैक्टीरिया को तो तुम फिर विटामिन भी दोगे, मिनरल भी दोगे, मतलब सब चीज़ दोगे। तो जो भी चीज़ मेरे ग्रोथ के लिए ज़रूरी है
वो तुम्हारा ये फलाना बायो रिएक्टर मुझे प्रोवाइड करना चाहिए। तो देखो, टेम्परेचर, पीएच, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन, सबस्ट्रेट, जो भी चीज़ चाहिए ना, वो तुम्हारा बायो रिएक्टर मुझे प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि आई एम योर लाड़ का बैक्टीरिया। वाई? बिकॉज मेरे पास क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब नेक्स्ट चीज अपन समझते हैं कि हमारे पास दो टाइप के कल्चर होते हैं। बहुत ईजी है, बहुत ईजी, ध्यान से सुनो। देखो, पहला कल्चर होता है हमारा बैच कल्चर और दूसरा कल्चर होता है हमारा कंटिन्यूस कल्चर। बैच कल्चर और कंटिन्यूस कल्चर के बीच में पहले डिफरेंस समझो। सपोज करो मैंने एक बंद डब्बा लिया, इसको बहुत आसान है, सुनो ध्यान से। ये मैंने बंद डब्बा लिया, इस डब्बे के अंदर मैंने खाने पीने का माल डाल दिया, जो भी खाने पीने का माल चाहिए वो मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर बैक्टीरिया डाल दिया, ये मैंने 2 बैक्टीरिया डाल दिए। अब बेटा 2 बैक्टीरिया शुरुआत में कम है तो वो आराम से न्यूट्रिएंट लेंगे, मजे करेंगे, ग्रो करेंगे। और तुम्हें तो पता ही है यार, कितने मिनट में बच्चे पैदा कर देते हैं? 20 मिनट में। तो लो जी, धीरे 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 भाई लोगों की पॉपुलेशन बढ़ने लग जाएगी। बट बेटा जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी न्यूट्रिएंट कम होने लग जाएंगे। मैं बाहर से ऐड नहीं कर रही, मैंने तो डिब्बे में पहले से डाल के रख दिया। और तुम्हें पता है बैक्टीरिया जब ग्रो करते हैं ना तो दे प्रोड्यूस टॉक्सिन। तो समय के साथ साथ इस मीडियम में न्यूट्रिएंट तो क्या हो जाएंगे? कम। बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे? ज्यादा। उनके थ्रू बनाया हुआ टॉक्सिन क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो आप अब फाइनली क्या करोगे? इस प्रोसेस को एंड करके आपका ये बैक्टीरिया बाहर निकाल लोगे। ऐसा टाइप का कल्चर कहलाता है बैच कल्चर। देखो, न्यूट्रिएंट लिया, माइक्रोब लिए, किस में रख दिया? क्लोज्ड, बंद डब्बे में। न्यूट्रिएंट को तुमने क्या किया? इनको दे दिया। अब ये इसको यूटिलाइज करेंगे और फाइनली क्योंकि एक टाइम बाद इनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा हो जाएगी तो तुम इसको प्रोसेस को रोकोगे, इन बैक्टीरिया को निकाल लोगे। ठीक, ये हो गया बैच कल्चर। अब यार इसमें कितना टाइम लगता है? तुम खुद प्रैक्टिकली सोचो। बार बार तुम बैच कल्चर डाल रहे हो, प्रोसेस को रोकोगे, निकालोगे, शुरू करोगे, रोकोगे, निकालोगे, टाइम लग रहा है ना। तो बेटर है ना अपन ये प्रोसेस कंटिन्यूस लेवल पे करें। कंटिन्यूस लेवल पे क्या है? सुनो, अब ध्यान से सुना। अगेन मैंने फिर से क्या लिया? एक डिब्बा लिया। इस बार डिब्बे में मैंने एक बार जो डाल दिया वो डाल दिया वाला फंडा नहीं है। मैं इसके अंदर बार बार चीज डालती भी जाऊंगी और साथ के साथ चीज निकालती भी जाऊंगी। कंटिन्यूस सप्लाई रखूंगी तो मैं बार बार इसके अंदर ये मीडियम डालती जाऊंगी, कचरा निकालती जाऊंगी और अपने काम के बैक्टीरिया निकालती जाऊंगी। तो बेटा आप सपोज करो, यहाँ से शुरुआत करो। मैंने यहाँ पे बैक्टीरिया डाला, बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू करेगा, धीरे धीरे इसकी पॉपुलेशन ग्रो होगी। पर कभी भी क्या इसको खाने की कमी होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से दोबारा नया खाने का माल डालती रहूंगी। क्या इसकी मौत टॉक्सिन से होगी? नहीं। मैं यहाँ से कचरा बार बार निकालती जाऊंगी। क्या ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे यहाँ पे ठुसम ठुस? नहीं। मैं इन बैक्टीरियाज को बार बार कलेक्ट करती रहूंगी। तो बेटा मेरा प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहेगा, मुझे रोकना नहीं पड़ेगा। ऐसा कल्चर कहलाता है कंटिन्यूस कल्चर। देखो, न्यूट्रिएंट प्लस माइक्रोब रिएक्टर में डाला, बार बार न्यूट्रिएंट ऐड करो, बैक्टीरिया के टॉक्सिन हटाओ, प्लस बैक्टीरिया को निकालते रहो। इसके चलते आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपका काम आराम से चलता रहेगा। तो हम ज्यादातर बायोटेक लैब में, अब तुम खुद दिमाग लगाओ, तुम बायोटेक लैब में काम कर रहे होते तो तुम बैच कल्चर पे काम करते कि कंटिन्यूस कल्चर पे? ऑब्वियसली कंटिन्यूस कल्चर पे। तो ज्यादातर हम कौन सा कल्चर यूज करते हैं? कंटिन्यूस कल्चर। आ जाओ, अब आते हैं हमारे सिलेबस में 2 टाइप के बायो रिएक्टर दे रखे हैं, सिंपल स्टिर्ड टैंक बायो रिएक्टर और स्पार्ज स्टिर्ड टैंक बायो रिएक्टर। बहुत आसान है, देखो कोई डरने की बात नहीं है। इसकी डिस्क्रिप्शन एनसीईआरटी ने बहुत ही घटिया तरीके से लिख रखी है, बट अगर तुम थोड़ा सा 2 मिनट दिमाग लगाओ ना तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है। ध्यान से सुनो। सिंपल स्टिर्ड टैंक बायो रिएक्टर का डायग्राम आपको यहाँ पे दे रखा है, कैसे इमेजिन करना है सुनो। ये मैंने अपना डायग्राम बना रखा है, डायग्राम थोड़ा सा बड़ा चला गया, कोई बात नहीं। अब तुम्हें कैसे इमेजिन करना है सुनो। बड़ा सा डिब्बा इमेजिन करो, बड़ा सा, बहुत बड़ा सा डिब्बा इमेजिन करो, ठीक है। इस बड़े से डिब्बे के अंदर तुमने वो देखा है अपन जैसे मिक्सी विक्सी होती है तो उसमें एक बीच में से रॉड सी होती है और वो यूं चलती रहती है, ठीक है। अगर तुमने देखा हो तो वो यूं चलती रहती है। बेटा अगर मैं बीच में ऐसे रॉड लगा दूं और ये रॉड कंटिन्यूसली यूं मिक्स होती रहे, यूं घूमती रहे तो जो भी मेरे आसपास का सामान है वो कंटिन्यूसली क्या होता रहेगा? मिक्स। तो सबसे पहले एक बड़ा डब्बा लो, जो भी मैं बोलूँ ध्यान से सुनो और दिमाग में बिठाओ। सबसे पहले एक बड़ा डब्बा लो, ये बड़ा डब्बा तुम्हारा क्या है? सिंपल स्टिर्ड टैंक बायो रिएक्टर। इसके बीच में आप एक ऐसी गोल सी रॉड लगा दो, ठीक है। ये रॉड, लेबलिंग्स देखते जाना मेरे साथ। ये पूरी की पूरी रॉड जो होती है ना, इसको हम बोलते हैं स्टिर्ड शाफ्ट। दिस इज कॉल्ड एज स्टिर्ड शाफ्ट। ये क्या करेगी? घूमती रहेगी। स्टिर्ड शाफ्ट जब तक घूमता रहेगा
समान आसपास का इवनली मिक्स होता रहेगा। पॉइंट नंबर 1 क्लियर? ठीक। अब बेटा वो घूम घूम के इतनी मज़ेदार काम नहीं कर पाएगा, तो तुम जब मिक्सी यूज़ करते हो तो उसमें ब्लेड्स होती हैं, ब्लेड्स से इवनली फटाफट फटाफट सब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो ये जो शाफ्ट है ना, इस शाफ्ट में तुमने ऐसे खूब सारी ब्लेड फंसा रखी हैं। दिख रही हैं आपको ये ब्लेड्स? लाइन से खूब सारी ब्लेड्स नीचे तक हैं। इन ब्लेड्स को आप बोलते हो स्टिर्ड ब्लेड्स। भाई यार स्टिर्ड टैंक की है तो स्टिर्ड ब्लेड्स बोल दो। इसी का ही एक दूसरा नाम होता है इम्पेलर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इम्पेलर। अब इमेजिन करो ये तुम्हारी ये घूम रही है और इसी में रॉड्स हैं। तो बेटा एकदम मिक्सी की तरह इमेजिन करो, मिक्स होता जाएगा, सब कुछ धमाधम मिक्स होता जाएगा। ऐसे मिक्स होने से क्या होगा, आराम से पूरी की पूरी जितनी भी कंटेंट है ना वो अच्छे से मिक्स होती जाएगी। फर्स्ट 2 पॉइंट्स क्लियर है। अब नेक्स्ट चीज आओ, इसके अंदर मैं क्या डाल दूंगी, खूब सारा मस्त कल्चर मीडियम। तो बेटा कल्चर मीडियम में कैसे डालूंगी? कोई मजाक चल रहा है कि डिब्बा बार बार खोलो और उसमें डालो? अपन घर में तो क्या करते हैं, डिब्बे खोल खोल कर डालते रहते हैं। पर प्रैक्टिकली बेटा आप क्या कर रहे हो, बैक्टीरिया पे काम करो। बैक्टीरिया यार ऐसे तो तुम सोचो, तुम्हारे जीन ऑफ इंटरेस्ट के बैक्टीरिया के साथ मैंने डिब्बा खोल दिया, आसपास के बैक्टीरिया भी आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको इस पूरे डेकोरम को बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। तो आपको इस पूरे के अंदर क्या करना पड़ेगा, स्टरलाइजेशन रखनी पड़ेगी। तो जब आप शुरुआत कर रहे हो, आप इस पूरे डब्बे में स्टीम डालोगे स्टरलाइजेशन के लिए। तो एक आपने क्या किया, कुछ नहीं, डिब्बे के ऊपर एक वो निकाल दी डंडी, है ना, डंडी से आप स्टीम डाले जा रहे हो, स्टीम नीचे स्टरलाइज कर रही है, फिर आप स्टार्ट कर दोगे गेम। ठीक। अब मुझे इसके अंदर कल्चर मीडियम ऐड करना है। मैंने बोला ना बार बार अपन कल्चर मीडियम ऐड करेंगे। तो कुछ नहीं, इस बायोरिएक्टर में एक नॉब निकाल दो जिससे आप रेगुलरली क्या ऐड कर रहे हो, कल्चर मीडियम। ठीक। कल्चर मीडियम ऐड करने के बाद यार शुरुआत में मुझे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला बैक्टीरिया डालना पड़ेगा। तो जब जैसे अपन दही में क्या डालते हैं, जब दही जमाते हैं तो दूध में अपन थोड़ा सा दही डालते हैं ना, उस दही को अपन क्या बोलते हैं, आइनोक्यूलम। सिमिलरली यहाँ पे भी आप स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा क्या डालोगे, अपना मस्त वाला बैक्टीरिया का मिक्सचर डालोगे। तो उसको भी किसी नॉब से तो डालोगे। तो ये रही आपकी एक डंडी, यहाँ से आप क्या डाल दोगे, इमेजिन करो ना यार तुम्हारे पास ओपनिंग खुली है, यहाँ खोलो और इसके अंदर वही आपका आइनोक्यूलम डाल दो। अब आइनोक्यूलम कल्चर मीडियम में जाएगा, बैक्टीरिया कहेगा मजा आ गया यार, मजा आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो बच्चे पैदा करना शुरू करें। 20 मिनट में तो खूब सारे बच्चे। अब बेटा जैसे जैसे यहाँ पे बैक्टीरिया का नंबर बढ़ता जाएगा, देखो धीरे धीरे इनको खाने पीने का माल मिल रहा है, सब मस्त सब चल रहा है। तो जैसे जैसे यहाँ पर इनकी ग्रोथ होएगी, तो तुम्हें पता है ना ये बैक्टीरिया टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करते हैं। तो बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, टॉक्सिन्स भी चेक करने पड़ेंगे। तो आप कोई नोड ले लो, एक और डंडी निकाल लो और वहां से आप क्या कर रहे हो, वहां पे टॉक्सिन्स चेक करते रहो। तो एक और पोर्ट निकाल सकते हो यहाँ पे टॉक्सिन लेवल चेक करने के लिए। ठीक। नेक्स्ट चीज क्या होगा, जब खूब सारे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं ना तो फोम बनती जाती है। फोम तुमने भी देखा होगा यार, मुझे नहीं पता अगर तुमने ध्यान से देखा हो, घर में कभी है ना कुछ चीज बहुत ज्यादा भीगी हुई रह जाती है ना, तो उसमें से बास आने लग जाती है और तुमने नोटिस किया होगा ऊपर फोम बनने लग जाती है। तो क्या ये फोम मुझे यहाँ पे बनने देनी है? नहीं। तो ये जो फोम है ना, इसको कंटिन्यूसली अपन घुमा घुमा के ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, प्लस कोई एंटी फोम चीज मुझे डालनी पड़ती है सो दैट ये फोम हट जाए। क्या क्या किया मैंने, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डिब्बा लिया, उसके अंदर बीच में रॉड लगा दी, रॉड को मैंने शाफ्ट बोल दिया, शाफ्ट में ऐसे ब्लेड लगा दी, उसको मैंने इम्पेलर बोल दिया। वो घूम घूम के चीज़ों को मिक्स करेंगी। सबसे पहले मैंने इसके अंदर कल्चर मीडियम ऐड किया, फिर थोड़ा सा आइनोक्यूलम ऐड किया, धीरे धीरे बैक्टीरिया की पॉपुलेशन ग्रो होने लग गई। ये टॉक्सिन्स बनाएंगे, तो टॉक्सिन्स को मुझे बनने नहीं देना, एक ही जगह इकट्ठे नहीं होने देना, तो मैं घुमाया जा रही हूँ। प्लस मैं यहाँ पर जो फोम बनेगी उसको हटाती जाऊंगी, क्या डालकर, एंटी फोम डाल के। अब यार ये बैक्टीरिया उगते उगते कहीं पीएच ना बर्बाद कर दे, तो मैं पीएच चेक करती रहूंगी। कहीं अगर ये एरोबिक बैक्टीरिया हैं तो बेटा फिर मुझे यहाँ पर ऑक्सीजन चेक करनी पड़ेगी और ऑक्सीजन ऐड करनी पड़ेगी। ऑक्सीजन ऐड करने के लिए आपके पास भी एक पोर्ट हो सकता है। ठीक। नेक्स्ट चीज, यहाँ से मुझे बार बार समय समय पे स्टीराइल लेयर डालनी पड़ेगी। भाई अगर मुझे ऑक्सीजन देनी है तो मैं ऐसे कोई हर कुछ यूं नहीं ना दवा खोल दिया और ऑक्सीजन डाल दिया, मुझे ऐसा ओपनिंग रखना पड़ेगा जहाँ से बिल्कुल मस्त ऑक्सीजन जो जाए वो स्टीराइल हो, जिसमें कोई और बैक्टीरिया ना हो। तो नीचे से तुम स्टीराइल लेयर डालते जाओ। ठीक। अब नेक्स्ट चीज मुझे क्या करनी है, ध्यान से सुनना। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि टेम्परेचर गड़बड़ हो जाए। अगर बेटा इमेजिन करो तुम्हारे इस पूरे डिब्बे का टेम्परेचर गड़बड़ हो जाए, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए या टेम्परेचर कम हो जाए, तो मुझे टेम्परेचर तो मेंटेन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन नहीं है तो बैक्टीरिया मर जाएंगे।
तो मैंने क्या लगा रखा है, साइड में ना ऐसे टेम्परेचर सेंसर लगा रखा है, ये टेम्परेचर सेंस करता रहेगा। सपोज करो किसी रीजन से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से नॉब खोलेंगे और पानी ऐसे से जैकेट में बहा देंगे। ये बायो रिएक्टर में नहीं डाल रहे तुम्हें, ऐसे मत कर देना, बाहर जैकेट पे ऐसे पानी 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 डालते रहेंगे। तुम्हें पता है ना, अगर मैं किसी चीज़ को, अरे यार अपन क्या करते थे पहले के ज़माने में ना, ऐसा होता था, फ्रिज व्रिज तो लोग ज़्यादा यूज़ करते नहीं थे, हाँ, लोग क्या करते थे, कूलर में ही बॉटल्स डाल देते थे। कूलर में बॉटल डालने से क्या होता था, कूलर के ठंडे पानी से बॉटल भी ठंडी हो जाती थी। ऐसे ऐसे जुगाड़ करते थे लोग। सिमिलरली इस बायो रिएक्टर को भी मैं क्या करूँगी, साइड से ठंडा पानी दूंगी। साइड से ठंडा पानी देने से बेटा अंदर का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, मेंटेन। तो ये लो मैंने टेम्परेचर भी मेंटेन कर दिया। मतलब हर एक चीज जो इस बैक्टीरिया, लाडले बैक्टीरिया को चाहिए, मैंने सब प्रोवाइड कर दिया। समय के साथ साथ अगर इसमें कचरा बन रहा है तो मुझे वो भी हटाना पड़ेगा। तो नीचे से ना ऐसे कोई ऐसे पोर्ट निकाल दो जिससे आप क्या निकाल रहे हो, टॉक्सिन। ये लो जी, टॉक्सिन रिमूव करते जाओ, ठीक है। ये टॉक्सिन रिमूव करने की जगह एक काम करो ना, पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही ले लो जी, एक पूरा का पूरा एक छोटा सा ओपनिंग निकालो जहाँ से आप प्रोडक्ट लेते जा रहे हो। इतनी बात समझ आई कितना आसान है यार, आई थिंक बहुत आसान है। घुमाओ, मिक्स करते जाओ, कल्चर डालो, इधर से आप क्या डाल दो, इधर से आपने कल्चर डाल दिया, पीएच चेक करते जाओ, टेम्परेचर चेक करते जाओ, टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो रहा है कूलिंग इफेक्ट दे दो, नीचे से स्टीराइल लेयर दे दो, ऑक्सीजन लाइन चेक करते रहो, पीएच चेक करते रहो, साथ के साथ आइनोकुलम समय समय पे डालते रहो, बस बात खत्म। और नीचे से प्रोडक्ट इकट्ठा कर लो। एक खास बात जो तुम्हें इसके लिए याद रखनी है वो ये है, इसका बेस जो होता है ना वो हमेशा कर्व्ड होता है, ठीक है, और इसके अंदर स्पार्जर नहीं होता। अब ये स्पार्जर क्या भला है, 2 मिनट बाद बताऊंगी। अभी तुम्हें क्या रखना है, बेस कर्व है और स्पार्जर नहीं होता। आई होप तुम्हें सबसे पहला वाला बायो रिएक्टर क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट बात बेटा तुम्हें जो याद रखनी है वो बस इतनी सी है कि जो सिंपल, रुको ये देखो यहाँ पे देख पा रहे हो, सिंपल स्टर्ड जो है, इसमें अगर मुझे ये डंडी घुमानी है तो डंडी क्या अपन क्या ऐसे ऊपर बैठ के यूं करके घुमाएंगे, नहीं ना, मोटर लगाओ और वो डंडी अपने आप घूमती जाएगी। तो ये देखो, ये सारा डायग्राम अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो एनसीईआरटी ने यही सारी बात बताई है जो मैंने तुम्हें अभी बताई। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब बगल में आओ, तुम्हारे पास एक और होता है स्पार्ज स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, 2 मिनट सुनो। स्पार्ज स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर, पहली बात इसको और इसको देखो कितना डिफरेंस है। आपके पास यहाँ पर वही सेम रॉड जैसा है, शाफ्ट है, पर बेटा यहाँ पे कोई इम्पेलर नहीं है, ठीक। इम्पेलर डालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। दूसरी चीज, नीचे की तरफ आप इमेजिन करो जैसे तुमने ना कोई डब्बा लिया है, डब्बे के नीचे ये बेस आ जाओ, बेस ना छेदीला बना दो, खूब सारे छेद 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 छेद। प्लेट लो, नीचे का बेस प्लेट लो, उसमें छेद ही छेद कर दो। तो ऐसा होता है कुछ ऐसे, ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, ऐसा पूरा का पूरा प्लेट जैसा होता है और इसमें बेटा छेद ही छेद होते हैं। इसी को ही आप क्या बोलते हो, स्पार्जर। इसी को ही स्पार्जर बोलते हो। और नीचे से ना ऑक्सीजन के बबूले देते हैं अपन। तुमने अगर, पता नहीं तुमने किया हो तो, मैंने तो बहुत किया है। वो स्ट्रॉ डाल के अपन है ना, जब अपन पीते थे जूस वगैरह, उसमें फूंक डालते थे अपन अपने आप ही, तो बुड़ 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 ऐसी फीलिंग आती थी। तो इमेजिन करो ऐसा सेम तुम नीचे से ऑक्सीजन डालो तो बुड़ 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 होकर ऑक्सीजन ऊपर आएंगे। तो बेटा खूब सारे ऑक्सीजन के बबल ऊपर आएंगे। और ऐसा जोर से, सपोज करो कोई जोर से बुड़ 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 नीचे से ऑक्सीजन दे रहा है, तो खूब मस्त तरीके से ऑक्सीजन पानी में मिक्स होगी। तो तुम्हें इम्पेलर की जरूरत ही नहीं है, वो घूमता रहेगा, ठीक। नीचे से तुम ऑक्सीजन खूब प्रेशर से मारोगे, इतनी प्रेशर से ऑक्सीजन आएगी कि वो अपने आप ही मिक्स होती जाएगी, ठीक है। तो जो मिक्सिंग का काम है ना, इस बार किसने कर दिया, स्पार्जर ने। लास्ट बात सुन लो, बढ़िया ऑक्सीजन मिलेगी तो बढ़िया ग्रोथ होगी, यही तो बोल रहा है। देखो आपका ओवरऑल सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन मस्त मिक्स हो जाएगी। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, गैस इंट्रेनमेंट। गैस इंट्रेनमेंट बेटा कुछ भी नहीं है, सुनो। जब धमाके से बुड़बुड़ नीचे से ऊपर होगी ना, तो ऊपर की तरफ ऐसे ना, ऐसे पूरा का पूरा पानी का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा, गैस, ऑक्सीजन यहाँ पे पूरी ट्रैप्ड रहेगी। तो तुमने ऑक्सीजन को ट्रैप कर लिया ना, इसी को बोला इसने गैस इंट्रेनमेंट। तो पूरा ये जो पूरा का पूरा तुम्हारा कल्चर है ना, इसमें धमाधम मस्त मिक्सिंग भी होगी, ऑक्सीजन भी मस्त अवेलेबल है, मस्त आपके बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। बस समय समय पे सामान डालो और समय समय पे सामान निकाल लो। तो बेटा अब मेरे पास प्रोडक्ट आ चुका है, फाइनली आई एम डन विद इट। आ जाओ लास्ट स्टेप पे आ जाते हैं, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। कुछ भी नहीं है, अभी तक तुम बायो रिएक्टर में काम करवा रहे थे। बेटा ध्यान से सुनने वाला पॉइंट, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अभी तक तुम बायो रिएक्टर के अंदर आप बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे थे।
बैक्टीरिया ग्रो कर रहा होगा तो तुम्हारा डिजायर्ड प्रोटीन बना रहा होगा, यानी कि एक्सप्रेशन आप कहाँ पे करवा रहे थे, ऊपर ऊपर, यानी कि बायोरिएक्टर में तुम एक्सप्रेशन करवा रहे थे। उस फेज को हम बायोसिंथेटिक फेज भी बोल देते हैं। जहां तक आप सामान बनाते हो उस स्टेप को हम बोलते हैं अपस्ट्रीमिंग प्रोसेस। जिस स्टेप से तुम सामान निकाल चुके और अब आगे की स्टेप परफॉर्म करने वाले हो उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीमिंग। क्लियर? जब तक मैं बायोरिएक्टर में बना रही थी तब तक अपस्ट्रीमिंग, जिस मोमेंट मैंने सामान निकाल लिया अब से शुरू हो जाएगा डाउन स्ट्रीमिंग। आ जाओ, डाउन स्ट्रीमिंग में क्या करोगे, तुम प्रोडक्ट कलेक्ट कर रहे थे ना, इमेजिन करो बड़े से टोकरे में तुमने प्रोडक्ट ले लिया। अब बेटा प्रोडक्ट क्या होगा, एक तो कचरा भी आएगा तुम्हारा, भाई तुम्हारे बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया भी आएंगे, पूरा का पूरा निकलेगा तो इसमें आपको बैक्टीरिया भी मिलेगा, प्लस आपको इसके गंदे बनाए हुए टॉक्सिन्स भी मिलेंगे, प्लस आपका प्रोटीन भी मिलेगा। अब प्रोटीन के बारे में दो बात सुनो, ऐसा भी हो सकता है कि प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर बन रहा हो और ऐसा भी हो सकता है कि प्रोटीन ये पूरा मिक्सचर में पड़ा हुआ हो, दोनों चीज हो सकती है। अगर प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर है तो फिर तो तुम्हें बैक्टीरिया डिराइव करके उनको क्रश करके प्रोटीन निकालना पड़ेगा, और अगर आपका इस फ्लूइड में ही प्रेजेंट है तो फिर बस यहीं से सेपरेट कर लो। तो मेरा मेन स्टेप क्या है, प्रोटीन सेपरेट करना। तो अब मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट स्टेप में इस प्रोटीन को इस बैक्टीरिया और टॉक्सिन से सेपरेट करूंगी। तो बेटा पहला स्टेप क्या हो गया, सेपरेशन। सेपरेशन के बाद कुछ कचरा वचरा रह रहा है तो प्यूरिफिकेशन कर दो। पहला सेपरेशन किससे, प्रोटीन का कचरे से और बैक्टीरिया से। सेकेंड आप उसको प्यूरिफाई कर दोगे, मस्त प्रोटीन प्यूरिफाई हो चुका है। अब मैं इसको प्रिजर्व करूंगी, भैया प्रोटीन बर्बाद हो जाएगा ना, तो मैं इसमें प्रिजर्वेटिव एड्स कर दूंगी। तो प्रिजर्वेटिव ऐड करते क्या हो जाएगा, प्रिजर्वेशन। और अब इमेजिन करो, सपोज करो ये कोई वैक्सीन है, वैक्सीन नहीं, चलो अपन तो इंसुलिन बना रहे हैं ना, इंसुलिन है। अब क्या मतलब मजाक चल रहा है कि तुमने इंसुलिन बनाया और डायरेक्टली मार्केट में डाल दिया, नहीं, आपको पहले उसका क्या करना पड़ेगा, क्लिनिकल ट्रायल। जैसे याद करो वैक्सीन के साथ भी तो ऐसे हुआ था, कोरोना टाइम में जब वैक्सीन बन के आई थी तो क्या डायरेक्टली सबने लगा ली थी, नहीं, सबसे पहले याद करो क्लिनिकल ट्रायल हुए थे। पहले 50 जनों पे हुआ, फिर 200 जनों पे हुआ, देन धीरे धीरे नंबर ऑफ जो पीपल हैं वो बढ़ते गए, और क्लिनिकल ट्रायल जैसे जैसे सक्सेसफुल जाता गया तब जाके अपन सब ने उसको मार्केट से लेकर लगवाना शुरू किया। सो अल्टीमेटली आप नेक्स्ट चीज क्या करोगे, क्लिनिकल ट्रायल। और जब सब कुछ शानदार तो उसको मार्केट में निकाल दो। पूरा का पूरा कोरोना वैक्सीन इमेजिन करो यार, पहले वैक्सीन बनाई थी, बनाने के बाद लार्ज, पहले तो छोटा छोटा क्लिनिकल ट्रायल तो इंटरनल भी हुआ था, लार्ज टाइम स्केल पे बनाओ, उसको सेपरेट करो, प्यूरिफाई करो, फिर उसके बाद प्रिजर्वेशन भी कर ही दो साथ के साथ, क्लिनिकल ट्रायल कर लो और उसके बाद फाइनली इसको मार्केट में अवेलेबल करा दो। बस इस एंटायर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीमिंग। और इससे ऊपर जो बन रहा था दैट वाज अप स्ट्रीमिंग। विद दिस ये चैप्टर खत्म। सो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एज वेल एज कमेंट करके जरूर बताना, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।